हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बढ़िया ही होंगे। गर्मी काफ़ी पड़ रही है। मेक श्योर करिए कि जब तक कोई आवश्यक काम ना हो घर से बाहर मत निकलिए और पानी पीते रहिए। और अगर हो सके तो प्रयास करिए अपने घर के आसपास या घर के छत पर थोड़ा पानी रखिए, ताकि जानवर जो हैं, जैसे चिड़िया हो गए या कोई ऐसे और जानवर हो गए, उनको पानी मिल सके। अब हम लोग जो है क्लास 10th का हिस्ट्री और सिविक्स, उसके साथ साथ जियोग्राफी एक कंप्लीट प्रॉपर तरीके से लेके चलेंगे, डिटेल्ड में। मैराथन हम लोग बाद में जब लेंगे लेंगे, लेकिन डिटेल में हम लोग पढ़ने के लिए ये क्लासेस शुरू कर रहे हैं। अब कुछ क्लासेस, कुछ चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, तो ऐसे में वो बोरिंग बोरिंग हो जाता है और फिर उतना ध्यान भी हम लोग उस चैप्टर को नहीं दे पाते हैं। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं चैप्टर्स को छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करूँ और फिर आपके लिए मैं क्लासेस लेके आऊँ। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना पहला चैप्टर, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे अपनी पूरी कहानी 1757 से लेके 1857। अब 1757 की बात क्यों हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये वही साल था जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ और जिसके बाद से पूरा का पूरा भारत का इतिहास बदल गया। इसी बैटल में जो है ब्रिटिशर्स का थोड़ा बहुत कंट्रोल इंडिया के कुछ हिस्सों पे होना शुरू हो गया था। अब ये तो थोड़ा सा एक अपना ओवरव्यू है कि हमारे यहाँ 18th सेंचुरी में कैसे ब्रिटिश ने अपना शासन चालू किया। फिर धीरे-धीरे उन्होंने जो है एक राज्य को जीता, फिर दूसरे राज्य को जीता और ऐसे-वैसे करते हुए वो लोगों ने काफ़ी सारे राज्यों को जीत लिया। अब इससे जो है कई सारे इंडिया के लोगों को परेशानी हुई, जैसे राजा हुए, रानियाँ हुई, किसान हुए, ज़मींदार हुए, उसके साथ कई सारे सैनिक हुए। बहुत सारे लोगों को जो है इससे परेशानी हुई, ऑब्वियस सी बात है। और इस परेशानी के अपोज़ में कई सारे लोकल जगह बहुत सारे ऐसे विद्रोह हुए। लेकिन प्रॉब्लम यही थी कि वो जो विद्रोह हुए वो काफ़ी छोटे थे, बटे हुए थे। तो ऐसे में वो विद्रोह जो है बहुत बड़ा कोई रोल प्ले नहीं कर पाए। लेकिन जो इन सभी विद्रोहों से उपज कर जो एक सबसे बड़ा विद्रोह हुआ, जो सबसे बड़ा एक रिवॉल्ट हुआ 1857 में, उसने कई हद तक जो है जो ब्रिटिश की नींव थी, उसको हिला कर रख दिया था। तो ये पूरा चैप्टर यही 1857 के रिवॉल्ट के आस-पास ही घूमेगा कि रिवॉल्ट पहले तो समझना है कि देखो, इतिहास में कोई भी चीज़ अचानक तो नहीं हो जाती है। इतिहास में कोई भी चीज़ जो है समय लेती है। हो सकता है उसके पीछे कोई इमीडिएट कॉज़ हो जाए, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। तो ऐसे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के भी पीछे बहुत सारे कारण थे। तो उन्हीं कारणों को हम लोग समझेंगे, फिर हम लोग देखेंगे रिवॉल्ट कैसे हो रहा है और आखिर में हम लोग फिनिश करेंगे ये समझकर कि रिवॉल्ट के बाद भारत में क्या-क्या चेंजेज़ आए। तो चलिए शुरू करते हैं, कॉज़ ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो देखिए हम इन सभी कारणों को कई सारे ग्रुप वाइज़ में बाँट सकते हैं। कुछ कारण हम लोग ग्रुप करते हैं एज़ अ पॉलिटिकल कॉजेज़ में, कुछ कारण हम लोग ग्रुप करते हैं एज़ अ मिलिट्री कॉज़ में, कुछ कारण हम लोग ग्रुप करते हैं एज़ अ सोशल रिलीजियस कॉजेज़ में। तो यहाँ पर जो पहला कारण है बेटा, वो है पॉलिटिकल कॉज़। अब इसमें हम लोग जितने भी कारण देखेंगे, वो सभी कारण कहीं न कहीं राजनैतिक कारण होंगे, पॉलिटिक्स से रिलेटेड होंगे। ध्यान से समझते हैं। तो पॉलिटिकल कॉजेज़ में जो अपना पहला है, वो है ब्रिटिश एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़। देखिए, ब्रिटिश को अपनी ताकत बढ़ानी थी, तो ताकत बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ अपनी पॉलिसीज़, कुछ अपने उन्होंने तरीके ढूँढे। इसमें पहला जो तरीका था, वो था वार, युद्ध लड़ जाएँगे और सीधी-सी बात, युद्ध में एक साइड जीतेगी और मान लो ब्रिटिश जीतते हैं, तो वो उस सामने वाले राजा का किंगडम अपने साथ ले लेंगे। दूसरा है सब्सिडियरी अलायंस, तीसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और चौथा था क्रिटिक्स ऑफ मिसरूल। अब एक-एक करके जो है इन सभी चीज़ों को समझते हैं। जहाँ तक बात है बेटा आउटराइट वार्स, आप इसको डायरेक्ट वार्स भी लिख सकते हो। तो डायरेक्ट वार में अपना सबसे पहला बैटल ऑफ प्लासी हुआ 1757 में, यहीं से ब्रिटिश डोमिनेंस की शुरुआत हुई। दूसरा था बेटा बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, और यहाँ से ब्रिटिशर्स को कंट्रोल मिल गया बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। फिर एंग्लो मैसूर वार हुआ, उसमें जो है मैसूर का कंट्रोल मिला। एंग्लो मराठा वार हुआ, उसमें मराठा के ऊपर कंट्रोल मिला। और फिर सेकंड एंग्लो सिख वार में पंजाब पे कंट्रोल मिल गया। और ऐसे करके इन्होंने जो है सिंध, असम, अराकाम, तेनसिरियन, तेलुगु, इन सभी जगहों पे अपना कंट्रोल कर लिया। और इन सभी जगहों पे अपना कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या तरीका अपनाया? इन्होंने अपनाया डायरेक्ट वार, कि सीधा जाओ, युद्ध लड़ो और उनकी संपत्ति ले लो। नेक्स्ट है सब्सिडरी अलायंस। ध्यान देने वाली बात है, सब्सिडियरी अलायंस को किसने इंट्रोड्यूस किया था इस नए तरीके को? लॉर्ड वेल्लेस्ली ने, ठीक है? ये एक ट्रीटी हुआ करता था, ट्रीटी मतलब होता है समझौता। इसमें क्या होता था कि जो इंडियन स्टेट्स थे, जो इंडियन राजा थे, वो अपनी सॉवरेनिटी जो है लूज़ कर देते थे। सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है? सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि अपने खुद के डिसीज़न लेने की क्षमता।
जैसे इंडिया इज़ अ सॉवरेन कंट्री, व्हाई? क्योंकि इंडिया जो अपने फैसले हैं खुद लेता है, कोई और देश इंडिया पे कंट्रोल नहीं करता है कि नहीं-नहीं तुम ऐसा फैसला लो, नहीं। अब ऐसे में जो है जो राजा होते थे वो अपना खुद का फैसला ले सकते थे। लेकिन जब वो सब्सिडियरी अलायंस के तहत उस ट्रीटी में चले जाते समझौते में चले जाते थे, तो उनको सारी की सारी बात किसकी माननी पड़ती थी? ब्रिटिशर की। तो ऐसे में जो राजा या जो किंगडम होते थे वो अपना सोवर्निटी, वो अपनी इंडिपेंडेंस उसको त्याग दिया करते थे। अब सब्सिडियरी अलायंस के अपने कुछ नियम कानून थे, जैसे कि ब्रिटिश को उन र जो उस राजा पे ये थोपा गया है कि तुम्हें सब्सिडियरी अलायंस जो है मानना पड़ेगा। अब वो राजा जो है ब्रिटिश को क्या मानेगा? सुप्रीम पावर की सबसे बड़ा शक्तिशाली यही है। उसके अलावा जो भारतीय राजा होंगे जिन्होंने सब्सिडियरी अलायंस को माना है, वो किसी भी प्रकार का फॉरेन रिलेशंस नहीं रखेंगे। यानी कि किसी भी प्रकार का किसी और दूसरे राजा या और कोई यूरोपियन जो इंडिया में था उसके साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं रखेंगे। तीसरा है हैड टू एक्सेप्ट अ ब्रिटिश रेसिडेंट इन देयर कोर्ट, और एक ब्रिटिश आदमी उनके राजा के कोर्ट में हमेशा उपस्थित रहेगा। और तीसरा है कुड नॉट एम्प्लॉय यूरोपियंस विदाउट ब्रिटिश परमिशन। अब देखो यहाँ यूरोपियंस दिया हुआ है, ट्रीटी हो रही है ब्रिटिश के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। इंडिया में उस समय कई सारे और यूरोपियन थे। यूरोप एक पूरा कॉन्टिनेंट है, उस कॉन्टिनेंट में कई सारे देश हैं और उन सभी देशों से कई सारी कंपनियां इंडिया में आई थी, जिसमें से ब्रिटिश एक थी जिसने ज़्यादा लंबे समय तक और ज़्यादा मजबूती से हमारे ऊपर शासन किया। बाकी आने को तो फ्रांस भी था, स्पेन भी था। तो ट्रीटी के अंदर ये भी था कि अगर तुम मेरे साथ जो है समझौता कर ले रहे हो, तो अब और किसी भी यूरोपियन कंपनी को, जैसे फ्रांस की कंपनी हो गई या स्पेन की कंपनी हो गई या पोर्चुगल की कंपनी हो गई, उनके किसी भी आदमी को अपने यहाँ काम नहीं दोगे, ना तुम उनसे कोई भी एक समझौता रखोगे। और उसके अलावा हमारी सेनाओं को, ब्रिटिश ट्रूप्स को, हमारी इंग्लिश सेनाओं को तुम मेंटेन करोगे अपनी कीमत पर। और छठा है बेटा रिजल्टेड इन वर्चुअल लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि कुल मिलाकर अब आप ये कह सकते हो कि जो राजा हुआ करते थे सब्सिडियरी अलायंस के अंदर जाने के बाद वो अपना इंडिपेंडेंस जो है, अपनी आज़ादी जो है छोड़ देते थे, क्योंकि आप लोग खुद ही देख सकते हो कि वो कुछ भी चीज़ कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं। उनको हर एक चीज़ के लिए जो है सबसे पहले अनुमति लेनी पड़ती थी किससे? ब्रिटिश से। अब ऐसे कुछ ऐसे राज्य जिन्होंने इस अलायंस को एक्सेप्ट किया था, तो वो था अपना अवध 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के ज़रिए, ठीक है? हालाँकि बाद में अवध को जो है 1856 में पूरी तरीके से जो है कंट्रोल में ले लिया गया था ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मिसरूल, किस इल्ज़ाम के तहत कि आप जो है सही से अपना अवध को चला नहीं पा रहे हो, इसलिए अब इसको ब्रिटिश जो है ले लेंगे। उसके बाद हैदराबाद, मैसूर, तंजौर ऐसे कई सारी जगहें हैं जहाँ जो कि सब्सिडियरी अलायंस के तहत ले ली गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। सोशल एंड इकोनॉमिक कॉजेज़ हैं, अभी हम लोग इसको आगे देखेंगे, ये सिर्फ ब्रीफ में है। नाउ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौज़ी, ये रिपीटेड चीज़ें हैं, ये इस बार के क्वेश्चन में पूछा गया था, इस बार के पेपर में ही आया था। लॉर्ड डलहौज़ी कैसे याद करना है? लॉर्ड डलहौज़ी का नेम शुरू होता है डी से, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स शुरू होता है डी से। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को किसने जो इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड डलहौज़ी ने। अब इसमें होता क्या था? इसमें ये था कि अगर कोई रूलर, अगर कोई राजा जो है मर जाता है बिना कोई नेचुरल मेल हायर के, दैट मीन्स कि बिना किसी भी संतान के, और संतान नेचुरल होनी चाहिए यानी खुद की होनी चाहिए, गोद ली हुई नहीं, और वो संतान लड़का होनी चाहिए। अगर ऐसे में मर जाता है बिना खुद की अपने एक लड़के संतान की, तो उनका जो किंगडम होगा लैप्स हो जाएगा, यानी कि वो बन जाएगा ब्रिटिश टेरिटरी का हिस्सा, यानी ऑटोमेटिकली वो जो राज्य है वो ब्रिटिश के हाथ में चला जाएगा। अब ऐसे कुछ स्टेट्स थे जिसको ब्रिटिशर्स ने ले लिया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के ज़रिए। इसमें था झांसी, 1853 में ले लिया गया था, क्योंकि जो रानी लक्ष्मीबाई जी थी, इनका अपना एडॉप्टेड सन था आनंदराव, और उसको जो है ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट नहीं किया कि ये आपका अगला जो है उत्तराधिकारी होगा। ऐसे कई सारी और जगहें थी, जैसे सतारा था, जयपुर था, संबलपुर था, उदयपुर, नागपुर। ओके, इसके अलावा जो है ये सारी चीज़ें हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुल मिलाकर जो है वाइड स्प्रेड एंगर था, यानी कि इंडिया के राजाओं में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था कि आप जो ये कर रहे हो, ये पूरी तरीके से जो है मोरल पे बेस्ड नहीं है। ये जो है आप अपनी मनमानी कर रहे हो कि आप मेरा राज्य सिर्फ़ इसलिए ले रहे हो क्योंकि मेरे पास अपनी खुद की कोई संतान नहीं है जो कि लड़का हो। तो ऐसी चीज़ें थी, और उसके अलावा जो है टाइटल थे। टाइटल का मतलब होता है जैसे नाम के आगे यूज़ करने वाले जो शब्द होते हैं जैसे राजा, महाराजा, ये टाइटल्स
उसके अलावा पेंशन, ये सभी चीज़ें भी जो है रूलर्स से ले ली गई थी। तो इससे रूलर्स और जो है नाराज़ हो गए थे ब्रिटिश से। और नेक्स्ट है एनेक्सेशन ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मैसूर, यानी कि जो है किसी भी राज्य को सिर्फ़ इसलिए हड़प लेना क्योंकि उस राज्य का जो राजा है, वो अपने राज्य को सही से चला नहीं पा रहा है। तो ऐसे में अवध जो था, वो अभी मैंने ऊपर बताया 1856 में, यानी रिवोल्ट के जस्ट 1 साल पहले लॉर्ड डलहौज़ी के द्वारा ले लिया गया था। क्या बोलकर कि आप जो है सही से अपना राज चला नहीं पा रहे हो। ठीक है? हाँ, इसके पीछे जस्टिफ़िकेशन इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने कहा था कि जो ये जगह है, ये सही से चल नहीं पा रही है, यहाँ पे मिसगवर्न है। सही से चल नहीं पा रही है, राजा सही से काम नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए लोगों की हेल्प के लिए यहाँ पर ब्रिटिश अब रूल करेगी। ठीक है? लेकिन होता इससे बिल्कुल उल्टा है। अवध के एनेक्सेशन के बाद, अवध को ब्रिटिश के द्वारा ले जाने के बाद, अब अवध में क्या-क्या परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर जो लैंड रेवेन्यू था, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, खाने पे, घर पे, उसके अलावा फेरीज़ पे। जो नवाब की आर्मी थी और जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। अब इससे क्या हो जाएगा? अवध में अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। भाई, कितने सारे लोग थे जो नवाब के लिए काम किया करते थे, राजा के लिए न काम किया करते थे। जैसे आर्मी हो गई उनकी, उनके सोल्जर्स हो गए और उसके अलावा उनके एडमिनिस्ट्रेशन में कई लोग ऐसे ही थे जैसे कि मंत्री वगैरह होते हैं, सलाहकार होते हैं, पोएट होते हैं। ये सभी लोग नवाब के लिए काम किया करते थे। अब ऐसे में जब ब्रिटिश कैप्चर कर लेंगे तो क्या ब्रिटिश उन सभी लोगों को जॉब पे रखेंगे? नहीं रखेंगे, उनको निकाल देंगे। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया अवध के रीजन में। नेक्स्ट है तालुकदार, दैट मीन्स कि ज़मींदार। अच्छा, आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा अवध का रीजन, तो अवध का रीजन यही आज के समय का लखनऊ वगैरह जो है, ये अवध का ही रीजन है। तालुकदार, दैट मीन्स ज़मींदार। इन्होंने जो है, इन्होंने भी अपनी जो है ज़मीनें खो दी। इससे जो है ये किसके, ये भी ब्रिटिश के दुश्मन बन गए। 75,000 सिपाही जो थे, अवध से थे और इन लोगों ने जो है मदद किया था ब्रिटिशर्स का। जो मैंने ऊपर बताया ना कि ब्रिटिशर्स युद्ध लड़ा करते थे, फिर वहाँ से वो लोग कई जगहों को जीत लिए थे और उसको कैप्चर कर लिए थे। तो 75,000 लोग अवध से जाकर ब्रिटिश का हेल्प कर रहे थे, उन सभी जगहों को जीतने के लिए। लेकिन उनको फिर फ़ील हुआ कि यार हमारे साथ धोखा हुआ क्योंकि यही ब्रिटिशर्स जो है हमारे खुद के क्षेत्र को आज कब्ज़ा कर लिए। हम लोगों ने इनको हेल्प किया और जगहों को जीतने में, इन्होंने आज मेरे ही घर में जो है हमला कर दिया। तो इससे 75,000 जो सिपाही थे वो भी नाराज़ हो गए, जो ब्रिटिश जो अवध से थे। उसके अलावा जो है, यही सिपाही जिनकी इतनी मदद किए, अब इन्हीं लोगों को दिक्कत हो रही थी, फाइनेंशियल हार्डशिप हो रही थी। इन लोगों को पैसे से काफ़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि अवध में टैक्सेस क्या हो गए थे, काफ़ी हाई हो गए थे। और उसके अलावा जो है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को भी गुस्सा हुआ क्योंकि जो उनके नवाब थे, उनके साथ काफ़ी ह्यूमिलिएशन हुआ था, काफ़ी उनके साथ जो है खराब बर्ताव किया गया था। अब इसी वजह से जो है अवध 1857 की रिवॉल्ट में, यानी अगले साल जो क्रांति होने वाली, जो एक रिवॉल्ट होने वाला है, उसमें बहुत बड़ा जो है रोल प्ले करने वाला है। अब सेकंड है डिसरिस्पेक्ट टू बहादुर शाह जफर। सेकंड कॉज़ है, यानी कि बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर थे, वो आखिरी मुगल रूलर थे। उनके साथ काफ़ी ज़्यादा लोग कनेक्टेड थे, ख़ासकर मुस्लिम कनेक्टेड थे क्योंकि जो है वो मुस्लिम के एक, उनको माना जाता था कि चलो ये हमारे राजा साहब हैं। तो ऐसे में जो है बहादुर शाह जफ़र को काफ़ी डिसरिस्पेक्ट दिया गया, काफ़ी ज़्यादा जो है उनकी बेइज़्ज़ती सी की गई, जिससे भी लोग गुस्सा ही हुए। जैसे कि उनकी जो है पेंशन को कम कर दिया गया। दूसरा, उनकी उनके जो नाम था, वो कंपनी के द्वारा जो सिक्के मिंट किए गए, जो सिक्के छापे गए, उसमें से उनका नाम हटा दिया गया। अब इससे क्या हुआ, बेइज़्ज़ती ही तो हो रही है उनकी। ठीक है? 1849 में जो डलहौज़ी थे, इन्होंने डिनाई कर दिया कि जो है इनके, डलहौज़ी ने जो है मना कर दिया कि जो रेड फोर्ट है, जो लाल किला है, उसपे जो है बहादुर शाह जफ़र के सक्सेसर का, यानी कि इनके बच्चों का या फिर उनके बच्चों का कोई भी जो है हक नहीं रहेगा और ये लोग कहाँ जाके रहेंगे? कुतुब मीनार के एरिया, वहाँ के आस-पास में। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने भी डिक्लेयर कर दिया कि इनके जो सक्सेसर होंगे, जो इनके बच्चे वगैरह होंगे, वो कोई भी इंपीरियल टाइटल, वो कोई भी शाही जो टाइटल होता है, जैसे महाराज, धीराज, ऐसे कुछ भी शाही नाम यूज़ नहीं कर पाएँगे, वो सिर्फ़ प्रिंस ही रहेंगे। उससे क्या हुआ बेटा, इससे जो मुस्लिम्स थे, क्योंकि देखो, क्योंकि बहादुर शाह जफ़र मुस्लिम थे, तो इनसे ज़्यादा मुस्लिम्स कनेक्टेड थे कि चलो कोई हमारा राजा, जो हमारा आदमी है, जो राजा है। तो उनको काफ़ी ज़्यादा जो उनके सेंटिमेंट्स को काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ, काफ़ी उनको दिक्कत हुई।
उसके अलावा जो जीनत महल थी, बहादुर शाह की वाइफ थी, इन्होंने शुरू कर दिया कि कुछ ऐसा हम प्लॉट करेंगे, कुछ ऐसा हम लोग तैयारी करेंगे, जिसमें हम लोग जो है ब्रिटिशर्स को एक समय कुछ सबक सिखाएँगे। नेक्स्ट है इल ट्रीटमेंट ऑफ नाना साहब। अब ये तो बात हुई बहादुर शाह जफ़र के साथ कितना बुरा हुआ, इससे देखो किसके अंदर गुस्सा आया? मेनली मुस्लिम्स के अंदर। नेक्स्ट है नाना साहब के साथ भी ऐसे ही खराब बर्ताव किया गया। नाना साहब पहले नंबर थे कौन? ये एक एडॉप्टेड सन थे, गोद लिए हुए बेटे थे, किसके द्वारा? बाजीराव सेकंड के द्वारा, जो कि लास्ट पेशवा थे। अब जबकि गोद लिए हुए हैं, तो क्या इनको ब्रिटिशर्स जो है एक सही सक्सेसर मानेंगे पेशवा का? नहीं मानेंगे। टर्टन ऑफ लैप्स में हम लोग देख चुके हैं, क्या वो लोग करते हैं। इसीलिए जो है ब्रिटिश ने रिफ्यूज़ कर दिया कि नाना साहब को पेंशन नहीं देंगे, क्योंकि नाना साहब जो है एक एडॉप्टेड बेटे हैं। इनको फ़ोर्स किया गया कि चले जाएँ यहाँ से दूर, अपनी सीट से दूर, और ये जा कर रहे हैं कहाँ पर? कानपुर में। इससे जो है क्या होगा, अगर ये वहाँ पे रहेंगे, पुणे के आस-पास रहेंगे जहाँ पे इनके पिताजी रहा करते थे, तो हो सकता है कि लोगों को भड़काएँ, युद्ध के लिए भड़काएँ, लोगों के साथ इनका सेंटिमेंट जुड़ा रहे। लेकिन अगर इनको दूर भेज देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इनको पूना से भेज दिया कहाँ? कानपुर इनको भेज दिया गया। लेकिन नाना साहब भी जो है यहाँ से रुके नहीं, वो कानपुर तो चले आए, लेकिन अपने साथ जो है काफ़ी सारी संपत्ति लेके आए थे अपने पिताजी की, और उस संपत्ति का ये यूज़ करने लगे किस चीज़ में? अवेयरनेस फैलाने के लिए लोगों के बीच में, कि कैसे ब्रिटिश जो है इनजस्टिस करते हैं, कैसे वो लोग जो है हमारे साथ बुरा बर्ताव करते हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे इन्होंने जो है लोगों को देश के अलग-अलग कोने में भेजा मदद के लिए, कि लोग हमारे साथ जुड़ें और हम सभी लोग मिलकर ब्रिटिश का सामना करें। कई बार जो है ये दिल्ली और लखनऊ के बीच में आते-आते रहे, बातचीत के लिए, वहाँ हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए, और इन्होंने भी जो है काफ़ी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था 1857 के रिवोल्ट में, अभी हम लोग आगे देखेंगे। उसके अलावा चौथा कारण है, चौथा पॉलिटिकल जो कॉज़ है, एब्सेंटी सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश। जो ब्रिटिश रूल था, वो इंग्लैंड से चल रहा था, यानी कि भारत से कुछ क्या काफ़ी दूर से, जैसे कि हज़ारों किलोमीटर दूर से जो है चल रहा था। तो जो मुगल थे, इसके पहले जो मुगल्स आए थे, वो यहीं पे आए, यहीं पे लड़ाई किए, फिर यहीं बस गए, और फिर यहीं से वो लोग रूल करते थे, और यहाँ पे जो भी पैसा वो लोग इकट्ठा करते एज़ अ टैक्स रेवेन्यू, उसको भारत में ही जो है वो लोग खर्चा करते। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे, वो यहाँ से पैसा ले तो रहे थे एज़ अ टैक्स, लेकिन कहाँ भेज दे रहे थे पूरा का पूरा वेल्थ? इंग्लैंड में। तो इससे इंडियंस को लगा कि यार, ये लोग तो बाहर के हैं, हमारा जो रिसोर्स है, ये हमारे फ़ायदे में आ ही नहीं रहा है। ये सारा का सारा पैसा तो इंग्लैंड चला जा रहा है। तो इससे कहीं न कहीं भारतीयों को जो है एक ठगा-सा महसूस हुआ, और उनके अंदर भी जो है एक गुस्सा उत्पन्न हुआ कि नहीं, ये ब्रिटिशर्स तो बिल्कुल सरासर गलत कर रहे हैं हमारे साथ। तो ये हमारा था अभी तक का पूरा पॉलिटिकल कॉज़ बिहाइंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है? नेक्स्ट है अपना सोशल रिलीजियस कॉजेज़, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और मुझे बताइएगा कि क्या ऐसे छोटे-छोटे लेक्चर बनाने से कुछ फ़ायदा हो रहा है कि मैं एक साथ बनाऊँ? हालाँकि मेरा ऐसा ओपिनियन है कि छोटे-छोटे लेक्चर से आपको ज़्यादा आसानी से चीज़ें समझ पाएँगे। अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है, इसको आप प्रयास करिए कि प्रीवियस 2 से 3 साल पुराने पेपर को देखिए, और उसमें क्वेश्चंस को ढूँढिए कि क्या जितने क्वेश्चंस मैंने अभी इसमें कराए, जो भी मैंने टॉपिक पढ़ा है, वहाँ से आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।